हेलो एवरीवन। तो आज हम समझने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की 7 यूनिट है उसके बारे में समझने वाले हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है हमारी पीरियोडिक टेबल से। तो सिंपली पहले समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। पीरियोडिक टेबल जनरली एक लिस्ट होती है सारे एलिमेंट्स की, जो कि अरेंज होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सारे एलिमेंट्स को अगर इनकी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया जाए तो एक टेबल मिलती है, उस टेबल को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जनरली 1 to 106 होता है, कुछ एलिमेंट्स इसमें अभी डिस्कवर होना बाकी है। इन एडिशन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द एटम्स विद सेम नंबर ऑफ शेल आर प्लेस्ड टुगेदर। मतलब जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उनको एक सेम ग्रुप में ऐड किया गया है। एंड द एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर शेल आर ऑल्सो प्लेस्ड टुगेदर। मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं जिनमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। सबसे पहले एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ रो एंड कॉलम्स। अब एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में जो रोज होती हैं उन रोज को हम बोलते हैं पीरियड, और जो कॉलम्स होते हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल पीरियड्स एंड ग्रुप्स का एक पूरा पोर्शन होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। एलिमेंट्स विद वन शेल आर प्लेस्ड इन द फर्स्ट रो। जैसे फर्स्ट रो में किसको ऐड करेंगे, जिनमें एक ही शेल होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे पर शेल ओनली वन ही होगा। एलिमेंट्स विद टू शेल आर प्लेस्ड इन द सेकेंड रो। इस तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता जाता है। द एलिमेंट्स आर अलाइंड वर्टिकली। अगर एलिमेंट्स को कॉलम में अरेंज किया जाए और किया जाता है तो उन एलिमेंट्स को साथ में रखा जाता है जिनका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं लिथियम एंड सोडियम का। तो लिथियम जो है वो 7 नंबर पे आता है और सोडियम 11 नंबर पे आता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1, एंड सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हम देख सकते हैं कि इनका लास्ट वाला जो शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। सो लिथियम एंड सोडियम आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। इसी तरह से इसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होता है, मतलब NS1 ही होता है, इसलिए इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। ओके, अब आगे बात करते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स की। पीरियोडिक टेबल जनरली हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी हेनरी मोज़ले ने। तो आपको ये सिंपल चीज़ें इसमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। हेनरी मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ के बाद सही काम इन्होंने ही किया था। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जनरली 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। ओके, एस ब्लॉक होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है। पी ब्लॉक होता है ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में एंटर करता है, मतलब लास्ट वाला शेल n और लास्ट वाले के पहले आने वाला शेल n-1। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सब शेल में एंटर करता है, मतलब लास्ट वाला n सब शेल देन n-1 और उसके बाद आता है n-2। तो जो n-2 जो सब शेल होता है वो f होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2f सब शेल में होता है। डायग्राम में देख लेते हैं कि ये वाला इतना जो पोर्शन होता है ये एस ब्लॉक के लिए है। ये पूरा सो हम देख रहे थे कि ये जो एस सब शेल होता है पूरा का पूरा यहाँ से, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है 6 ग्रुप्स का, ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ये बीच में जो पूरे 12 ग्रुप्स होते हैं ये डी ब्लॉक के लिए होते हैं, और नीचे वाले ये जो 2 सीरीज़ होती हैं ये एफ ब्लॉक के लिए होती हैं। तो इस तरह से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल। ओके, देन हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी जनरली होती क्या है, पीरियोडिसिटी जनरली होती है स्टडी ऑफ ट्रेंड्स। स्टडी ऑफ ट्रेंड्स मतलब पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी रो में या फिर किसी कॉलम में मूव करते हैं एलिमेंट्स के थ्रू, तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। इस प्रॉपर्टीज़ के चेंज को हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी। सो पीरियोडिसिटी जनरली मीन्स क्या हुआ, पीरियोडिसिटी जनरली मीन्स हुआ कि एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स में हम रोज़ या कॉलम में जब मूव करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। इस चेंज को हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, और इन ट्रेंड्स की स्टडी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें पीरियोडिसिटी हम बता सकते हैं। मतलब एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनमें हम लेफ़्ट टू राइट या फिर अप टू डाउन मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, उस ट्रेंड्स की हमको स्टडी करनी है।
सबसे पहला ट्रेंड आता है एटॉमिक रेडियस का। जनरली एटॉमिक रेडियस होती क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियाई इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए सोडियम है। सोडियम में बहुत सारे एटम्स आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब सोडियम का ये जो एटम्स हैं इसके अंदर न्यूक्लियस है और कुछ शेल्स हैं। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेज़र कैसे किया जाता है, किन्हीं भी दो एटम्स जो पास में एटम्स हैं उनके बीच का जो न्यूक्लियस होता है उसका हाफ, मतलब न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है और उसका हाफ जो होगा वो उसकी एटॉमिक रेडियस होगी। ओके, सो एटॉमिक रेडियस इज सिमिलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। जनरली सर्कल की रेडियस क्या होती है, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। ओके, द न्यूक्लियस इज एनालोगस टू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज आउटरेज टू द सर्कल। It is difficult to determine the atomic radii because of the uncertainty in the position of the outermost electron। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक रेडियस का सही से डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो अनसर्टेन होता है। वो एटम बहुत ही जल्दी जल्दी मूव करता रहता है और मूव करने से एटम की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का हम सही से पता नहीं लगा पाते। अब बॉन्ड के टाइप पे एटॉमिक रेडियस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मतलब किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं उस टाइप से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस, देन होता है आयोनिक रेडियस और थर्ड होता है मेटालिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होता है, जिसमें हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक रेडियस आयन से रिलेटेड होती है। आयन्स कैसे बनते हैं, बाय द एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं उनमें बनता है, मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनके अंदर बनता है। तो मेटालिक रेडियस हम मेटल्स की बात करेंगे, आयोनिक रेडियस आयंस की बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स, कि हम किसी रो में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे और किसी कॉलम में अगर अप टू डाउन जाएंगे तो प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आना है। सबसे पहले बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द ग्रुप। अब ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, मतलब जब हम अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं इंक्रीज। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम में 2 शेल्स हैं तो इस तरह से बनेगा। सोडियम में 3 शेल्स हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। पोटेशियम में 4 शेल्स हैं तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम देखते जा रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से एटम की साइज़ भी इंक्रीज होती। ओके, साइज़ इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। अब अक्रॉस द पीरियड देखते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है। अब इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। चारों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज है बट नंबर ऑफ शेल्स तीनों में सेम ही है। नंबर ऑफ शेल सेम होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। जब अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो एटम की साइज़ क्या होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। तो जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे एटम की साइज़ जो है स्मॉल होती जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे बड़ी साइज़ का एटम है, एलिमेंट है, एटम्स हैं उसके, और यहाँ पे जो नियॉन है वो सबसे कम साइज़ का है। इस तरह से हम पता लगा पाते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का ये पूरा ट्रेंड होता है। अब एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस होती क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है कि आयोनिक रेडियाई का जो ट्रेंड होता है वो एटॉमिक रेडियस के सेम ही होता है, मतलब अक्रॉस द पीरियड हम देखें तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी और अक्रॉस द ग्रुप हम देखें तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के डिफरेंस की। तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो न्यूट्रल एटम की रेडियस होती है, जबकि जो आयोनिक रेडियस है वो किसी आयन की रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस कैन बी एस्टिमेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाउंड्री, जबकि एटॉमिक रेडियस किसी भी केटायन की लेस देन होती है एनायन से, मतलब किसी भी केटायन की जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा कम होगी और उसके एनायन की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी।
एटॉमिक रेडियस इज डिटरमाइंड ओनली फॉर द न्यूट्रल गैसेस एटम। किसी भी एटॉमिक रेडियस पता करना है तो वो न्यूट्रल गैसियस एटम होना चाहिए, जबकि आयोनिक रेडियस के लिए आपको या तो कैटायन होना चाहिए या फिर एनायन होना चाहिए। ओके, और आयोनिक बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में, तभी आप पता लगा पाते हैं। तो ट्रेंड्स जो है वो क्या हैं? ट्रेंड्स आर सेम एज एटॉमिक रेडियाई। बस आपको एटॉमिक रेडियाई की जगह न्यूक्लियस आयोनिक रेडियस लिखना है और आपका आंसर पूरा कंप्लीट होगा। ओके, तो एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हुआ, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स हमने देखे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। मतलब जब हम, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम सोडियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेस। इसके ट्रेंड्स भी आगे देखेंगे हम। दिस इज बिकॉज द एडेड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस as the nuclear charge increases, but there are exceptions of electron affinity trends जैसे noble gases, फ्लोरीन, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 14 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कुछ ट्रेंड्स इसके गड़बड़ होते हैं। सबसे पहले डाउन द ग्रुप ट्रेंड्स देखते हैं हम। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेस। जब हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीज ही होती है। दिस इज बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। वही वाला फंडा, मतलब जब आप ऊपर वाली चीज़ें पढ़ोगे तो उनको आप एज अ रीज़न के तौर पे यहाँ पे बता सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि साइज जो है एटम का इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने में परेशानी होगी। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स विथ लार्ज एटॉमिक साइज द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो है फील करता है। इसी तरह से जब हम लोअर ग्रुप जाते हैं तो एफिनिटी कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड बिकॉज द इंक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सिमिलर रीज़न आएगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होनी है। क्यों इंक्रीज होनी? क्योंकि साइज़ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। साइज़ डिक्रीज हो रही है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से अट्रैक्शन बढ़ेगा। किसके बीच का? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से खींच लेगा। जब खींचेगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। इसलिए ये ट्रेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ओके, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि एटॉमिक साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ओके, कि जब हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, कि न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होगी। जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। यहाँ पे कुछ ट्रेंड दे रखा है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे पढ़ेंगे हम कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल है और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ही इक्वल है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अगले ट्रेंड की, जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिंपल सी बात है, किसी बॉन्डेड एटम का प्रॉपर्टी होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। अब आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शेयर्ड पेयर की बात की गई है। एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे अट्रैक्ट करने की बात की गई है टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। मतलब केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, मान लीजिए क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन
अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। मतलब जनरली अगर सिंपली क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रहता है। जबकि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो ज़्यादा किसकी ओर खींचा हुआ है, क्लोरीन की ओर, क्योंकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की एक वो पावर होती है जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है किसी भी केमिकल बॉन्ड में। इट इज़ अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, इसमें डायमेंशन का कोई रोल नहीं होता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेचर केमिकल बॉन्ड्स आयोनिक कोवेलेंट एंड पोलर कोवेलेंट बिटवीन एटम्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं इसके, तो अक्रॉस द पीरियड इसके ट्रेंड्स जनरली बात करते हैं हम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड्स में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। इसका रीज़न क्या, रीज़न है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और एटॉमिक साइज का कम होना। जैसे फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे इसका उल्टा हो जाएगा कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बट न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। चार्ज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी कम हो जाएगी। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो हमने देखा कि जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। ओके, फिर न्यूक्लियर चार्ज की बात की गई है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी उतनी स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास 4 सेल हैं और 5वें सेल में नया इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके बीच वाले एरिया में इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस और ये वाले न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड बना लेते हैं। ये क्या बन गई, एक शील्ड बन गई। अब ये शील्ड क्या कर रही है कि न्यूक्लियस की जितनी अट्रैक्शन पावर इस पर पड़नी थी वो उतनी नहीं है, वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। मतलब न्यूक्लियस, इस वाले न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो भी अट्रैक्शन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम हो गया। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लोअर कर देती है। बॉन्डिंग एनवायरनमेंट, किस तरह का बॉन्डिंग एनवायरनमेंट है वो भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो अट्रैक्टिव पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर प्रोटॉन एक्टिंग ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। That effective nuclear charge is always less than the total number of proton present in a nucleus due to shielding effect. shielding effect के कारण जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से मतलब हमेशा कम होगा, प्रोटॉन से कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द बिहाइंड ऑल अदर पीरियोडिक टेबल टेंडेंसीज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सारी पीरियोडिक टेबल टेंडेंसीज के पीछे होता है, मतलब उससे रिलेटेड ही होता है। ओके, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या जनरली, तो मैंने अभी बताया था कि ये अपना एक न्यूक्लियस है। ओके, और ये आउटर मोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। बस प्रॉब्लम ये कि इसके बीच में भी कई सारे शेल हैं और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब पहले अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था क्योंकि कोई भी शेल नहीं थे। अब इसके बीच में बहुत सारे शेल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले था, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले मान लो पहले Z था, तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होके Z0 हो जाएगा। तो सिंपली शील्डिंग इफेक्ट के कारण जितना न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे आता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज कम हुआ है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है वो भी बात की हमने कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अंदर के इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो शील्ड बनती है उसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। द लेसनिंग ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर प्रोटॉन्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसका कम होना अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। और ये किसके थ्रू होता है, पार्शियल या फिर फुली फिल्ड इनर शेल। मतलब ये जो इनर शेल्स होते हैं हमारे, या तो ये कैसे होंगे, पार्शियली फिल्ड होंगे मतलब आधे अधूरे भरे होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, फुली फिल्ड होंगे। तो क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका वो कम हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट
इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ इनर शेल्स, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल्स होंगे वो शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग द सेम शेल डज नॉट शील्डेड वन अनदर फ्रॉम द अट्रैक्टिव पोल ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाएगी। कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जनरली शो करते हैं Z इफेक्टिव से, जहाँ पे Z क्या है एटॉमिक नंबर और S क्या है द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने का। ट्रेंड्स क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, तो इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विद नो कंपेयरिंग इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो शील्डिंग इफेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जब हम पीरियड में जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है, सिंपली इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा। कौन डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ये जो टॉपिक है हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहला होता है अप-बाउ का रूल। अप-बाउ रूल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि किस शेल की एनर्जी जो है वो कम है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और एफ में मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली हम 30-40 तक याद रखते हैं। अब बात की जाती है पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स की, कि किस ब्लॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उसकी बात करते हैं। तो द एस ब्लॉक इंक्लूड एलिमेंट्स वेयर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एस ऑर्बिटल, मतलब जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था सोडियम और लिथियम का। इट कंप्राइजेस ग्रुप 1 एंड 2, मतलब जो एस ब्लॉक होता है उसमें ग्रुप 1 होते हैं, ग्रुप 2 होता है। ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एस सब शेल में, और ग्रुप 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सब शेल। फिर इस प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इसमें सॉफ्ट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स वाली मेटल्स होती हैं, इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये आयोनिक बॉन्ड जल्दी बना लेती हैं स्पेशली नॉन मेटल के साथ, और ये एल्काली मेटल जो होती हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और एल्कालाइन अर्थ मेटल कम रिएक्टिव होती हैं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। सिमिलर डेफिनेशन के जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। ये ग्रुप कवर करती है 13 to 18 के ग्रुप, ओके। और हर पी ऑर्बिटल होल्ड करता है जनरली मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा डाइवर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द एस ब्लॉक, क्योंकि एस ब्लॉक में सारी मेटल्स होती हैं। इनमें मेटल्स भी आपको मिलेंगी, इनमें नॉन मेटल्स भी मिलेंगी, और इनमें आपको सेमी मेटल्स भी मिलेगी, मतलब मेटेलॉइड्स भी मिलेंगे। कैन फॉर्म कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड, दोनों टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। ये जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। रिएक्टिविटी और प्रॉपर्टीज़ इनकी वेरी करती है अलग अलग। जैसे हेलोजन 17 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, जबकि नोबेल गैसेज जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इनर्ट होते हैं, ओके। सो ये प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इनमें जाता है लास्ट में n-1d सब शेल में। n-1d सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है कि लास्ट वाला शेल n होता है और उसके पहले वाला n-1 होता है, और जो n-1 होता है वो n-1d सब शेल होता है, इसलिए हम n-1d सब शेल की बात करते हैं। और डी ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक होता है वो S और P के बीच होता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ S की और कुछ प्रॉपर्टी P की इसके अंदर ट्रांजिस्ट कर जाती है, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। This block encompasses group from 3 to 12, can hold maximum of 10 electrons. इनमें टिपिकली हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी वाले मेटल्स होती हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन भी एग्जिबिट करते हैं और कलर्ड कंपाउंड भी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, और इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, और ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी होते हैं, मतलब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब लास्ट हमारा जो ब्लॉक है वो है एफ ब्लॉक। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, n-2 एफ सब शेल में, मतलब लास्ट वाला शेल n, उसके पहले वाला n-1 और उससे भी पहले वाला n-2, और जो n-2 होता है वो एफ सब शेल होता है। ये मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं।
इनके वही लार्ज एटॉमिक रेडियाई होते हैं, आयोनिक रेडियाई होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और कॉम्प्लेक्स आयंस ये बनाते हैं। ये ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं और न्यूक्लियर एप्लीकेशन इनका होता है। Lanthanides are known as a higher magnetic susceptibility and used for the strong magnet and phosphors. जनरली ये दो सीरीज होती हैं इसकी, एक होता है lanthanide और दूसरा होता है actinoids। अब अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल टू डिस्टॉर्टेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्जेस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वहाँ पे प्रेजेंट है या फिर कोई दूसरा एटम है या इलेक्ट्रॉन है, तो उसके थ्रू उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है, उसमें यहाँ पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स है और वो उसके प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? डिस्टॉर्ट हो गया है, वो बिगड़ गया है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी शिफ्टेड क्रिएटिंग अ टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट। मतलब जब कोई एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो किसी ऐसे एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है के पास जुड़ता है तो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है जो कि टेम्परेरी होता है। ट्रेंड्स क्या होते हैं इसके? तो पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होगी। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियडिक टेबल। दिस इज प्राइमरीली ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। वही के वही रीजन्स आ रहे हैं बार बार। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिथियम से सीजियम में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, सीजियम की सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी है, लिथियम की सबसे कम पोलराइजेबिलिटी। डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज धीरे धीरे कम होती जा रही है और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो सोडियम की पोलराइजेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है, जबकि क्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। The relationship between polarizability and the factors of electron density, atomic radii and molecular orientation. The greater the number of electrons, the less control the nuclear charge and has a charge distribution and thus the increased polarizability of an atom. मतलब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। Greater the distance of the electron from the nuclear charge, the less control of the nuclear charge has the charge distribution and दस द इंक्रीज्ड पोलराइजेबिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा साइज होगा पोलराइजेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अफेक्ट द पोलराइजेबिलिटी एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल्स दैट आर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड आइकोसाहेड्रल। ये एलिमेंट्स की जो है मतलब कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब उनका ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन डिपेंड भी करता है। तो पोलराइजेबिलिटी को पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब जनरली बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट की क्या डिग्री है ऑक्सीडेशन करने की या रिडक्शन करने की या ऑक्सीडाइज होने की या रिड्यूस होने की, वो उसको इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन नंबर से। इट रिप्रेजेंट द हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन एटम वुड हैव इट ऑल बॉन्ड पर आयोनिक। जब किसी भी एलिमेंट में कंपाउंड में सारे बॉन्ड आयोनिक हो तो उसके एलिमेंट पे वो या फिर एटम पे हाइपोथेटिकल चार्ज को इंडिकेट करता है, मतलब चार्ज होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। ट्रेंड्स क्या होते हैं? तो एस एंड पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड होते हैं। ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 1 होती +1, ग्रुप 2 में हमेशा +2 होती, ग्रुप 13 में हमेशा +3, ग्रुप 14 में डिफरेंट हो सकती है +4 +2। ग्रुप 15 एंड 17 नॉन मेटल जो होती है इनमें नाइट्रोजन की -3 भी होती है, +1 +2 +3 +4 +5 तक जाती है। इसी तरह से ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, हेलोजेंस में -1 +1 +3 +5 एंड +7 तक भी जाती है। तो देयर आर वेरिएंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 15 to 17 ग्रुप्स। नाउ डी ब्लॉक की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक भी होता है, डी इलेक्ट्रॉन भी होता है ना बॉन्डिंग में। तो आयरन जो है +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि कॉपर +1 +2। तो देयर आर वेरिएंस।
द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज एट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिवली क्लोज एनर्जी लेवल ऑफ द एस एंड डी ऑर्बिटल। मतलब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एस और डी ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बात करते हैं एफ ब्लॉक की, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। द एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर द शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल सीजियम +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि यूरेनियम +3 to +6 जाता है, तो इनमें भी वेरिएंस आपको मिलेगी। एट द लास्ट यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जो सारे के सारे ट्रेंड्स को एक साथ शो करता है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड दे रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड दे रखा है, मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड दे रखा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड दे रखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। तो इसको हम सिंपली कंप्लीट कर सकते हैं। तो जनरली ये ट्रेंड्स हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, हमारे चैप्टर में ट्रेंड्स हैं, डेफिनेशंस हैं पीरियोडिसिटी की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डेफिनेशन हैं, उनके ट्रेंड्स हैं, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को जो है इंक्लूड करेंगे हमारे कोर्स में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।